आज बात करेंगे कि ये जो ईरान इजराइल वॉर स्टार्ट हुई है, इसमें कितना कन्वीनियंटली अमेरिका इन्वॉल्व हो गया और कितने कन्वीनियंटली अमेरिका ने क्लेम किया है कि इट इज़ अ थ्रेट फॉर अस एज वेल। और अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप, जो ये क्लेम करके आया था दैट आई वोंट सपोर्ट एनी वॉर, वो किस तरह से इस वॉर में एंगेज हो रहा है। और जब उसे कुछ समझ नहीं आ रही तो उन्होंने बिब्लिकल रीजंस यूज करना शुरू कर दिए हैं, रिलीजियस सिंबल्स को बीच में ला रहे हैं, रिलीजन को जो है मैनिपुलेट कर रहे हैं और अमेरिकन को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि दिस इज अ वॉर विच इज बेसिकली रेफर्ड इन द सेकेंड बुक्स एज वेल, ताकि वहां के लोगों की जो एक सिंपैथी है वो भी मिल जाए। बट आप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें मिस कर रहे हैं। जब भी रिलीजियस सिंबलिज्म को यूज किया जाता है या इस तरह के नैरेटिव्स को बिल्डअप किया जाता है, इसका लॉन्गर पर्पस ये होता है कि इन्होंने कोई जंग बहुत लंबे अरसे तक जारी रखनी है, तो पब्लिक पल्स और पब्लिक सेंटिमेंट उसको सपोर्ट करता रहे। और याद रखिएगा 70% अमेरिकन जो हैं वो क्रिश्चियंस नहीं हैं, सिर्फ वो एक्सट्रीम क्रिश्चियंस हैं, वो कैथोलिज्म में बिलीव करते हैं, वो बिब्लिकल वॉर्स और इन सारे कॉन्सेप्ट को मानते हैं। तो इस वॉर के अंदर, स्पेसिफिक इशू के अंदर, इस चीज़ को हाईलाइट करने का एक कोर रीज़न ये है ताकि अगर ये वॉर लॉन्गर रन में कंटिन्यू होती है तो हमें पब्लिक प्रेशर फेस ना करना पड़े। अब अमेरिका ये सब कुछ क्यों कर रहा है, इसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि इसके पीछे की जियोपॉलिटिकल और जियो स्ट्रेटेजिक रीजंस क्या हैं। हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका ने 2026 में ईरान के साथ फरवरी में टॉक्स में पहले खुद इन्वॉल्व हुआ इन न्यूक्लियर टॉक्स के, लेट्स हैव अ टॉक, लेट्स हैव अ डिस्कशन, लेट्स ओपन द डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स, और उसके बाद डायरेक्टली ना सिर्फ अटैक किया बल्कि उनके सुप्रीम लीडर को मर्डर ही कर दिया। तो क्या हुआ ऐसा? What was the threat? It was a clear-cut threat to the Western hegemony. Why is that so? 19th century belongs to Europe. 20th century belongs to basically the American hegemony और US और Western hegemony. 21st century जब से स्टार्ट हुई है, इसके बारे में क्लेम किया जाता था that it is going to be the Asian century. ये एक एशियन सेंचुरी होगी और एशियन सेंचुरी से मुराद ये है कि पूरा का पूरा पावर बैलेंस शिफ्ट कर जाएगा एशिया के ऊपर। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा था? ऐसा कहने के 2 से 3 लॉजिकल रीजंस हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज एशियन टाइगर्स। 4 मुल्क हैं जिनके बारे में टर्म यूज की जाती है एशियन टाइगर्स, क्योंकि 1980s और 1990s के बाद उन्होंने बहुत रैपिड डेवलपमेंट की है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की है, टेक डेवलपमेंट की है, एआई जाइंट्स वगैरह वो बन चुके हैं, और साथ ही साथ उनका ग्रोथ वॉल्यूम और उनका जो बजटिंग है दैट इज इन ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? ये 4 कंट्रीज हैं। सबसे पहले है साउथ कोरिया, इसमें फिर आपका जो नाम वाला है इसमें हांगकांग आता है, इसमें आपका सिंगापुर आता है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इसमें आपका ताइवान आता है। अब दूसरी बात, इसके अलावा एशिया के जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं जो बेसिकली ग्लोबल ट्रेड ऑर्डर में इन्वॉल्व हैं, ग्लोबल इकोनॉमी में इन्वॉल्व हैं, और साथ ही साथ ग्लोबल सप्लाई चेन्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसमें से चाइना आया है और इंडिया है। और चाइना के बारे में याद रखिएगा, चाइना इज ऑल्सो नॉन टू बी द ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब। तो जाहिर है जब यहाँ पर लेबर फोर्स इतनी है, यहाँ पर ग्लोबल सप्लाई चेन्स इतनी है, यहाँ पर एमएनसीज और टीएनसीज इतना एंगेज्ड है, उनको यहाँ पर चीप लेबर भी मिलता है, और साथ ही साथ यहाँ पर एआई और आईटी का भी बूम है, सेमीकंडक्टर्स की इंडस्ट्रीज लगी हुई है बहुत से कंट्रीज के अंदर। तो इसके बाद एशिया का जो ग्रोथ वॉल्यूम है वो बहुत अप हो जाना था। अब आते हैं ट्विस्टिंग फैक्ट के ऊपर। साथ ही साथ मिडिल ईस्ट, जिसको मैपिंग टर्म में वेस्ट एशिया कहा जाता है, इट्स बेसिकली अ पार्ट ऑफ एशिया। वहां पर आपको मिलती है एलएनजी, वहां पर आपको मिलता है पेट्रोल, वहां पर मिलता है आपको ऑयल, वहां पर मिलती है आपको गैस। दूसरी बात, रशिया की बात करें तो उनके पास भी बहुत ज़्यादा जो रिजर्व्स हैं वो बेसिकली मौजूद हैं एनर्जी के। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगर हम बात करें तो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड द लिस्ट गोज ऑन लाइक दिस, वहां पर भी बाकायदा तौर पे बहुत लार्ज रिजर्व्स मौजूद हैं और अनएक्सप्लोर्ड हैं। तो यहाँ हमें समझ क्या आता है? यहाँ हमें ये समझ आता है कि एशियन सेंचुरी के 2 से 3 पर्सपेक्टिव्स हैं। पहला पर्सपेक्टिव, यहाँ पर बेसिकली ग्लोबल पावर्स इमर्ज कर रही थी, और ऑल्सो द इकोनॉमिक हेजमॉन्स और इकोनॉमिक जाइंट्स लाइक इंडिया एंड चाइना। दूसरे पे हमें मिलता है कि यहाँ पर जो टेरिटरी में बहुत स्मॉलर स्टेट्स में हैं, उनका ग्रोथ वॉल्यूम और इकोनॉमिक साइज बहुत इनलार्ज कर रहा था, लार्जर देन लाइफ ही कह लें। उसमें 4 एशियन टाइगर्स का तो मैंने आपको जिक्र कर दिया, जिसमें आता है जनाबे वाला आपका साउथ की कोरिया, ताइवान, राइट, इसमें हांगकांग वगैरह आपको मिलता है। बट साथ ही साथ आपको याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पे जापान जैसी स्टेट्स भी एग्जिस्ट करती हैं जो टेक में और रोबोटिक इंडस्ट्री में बहुत आगे हैं। तो यहाँ से हमें पता चलता है ये दूसरा पर्सपेक्टिव है। तीसरा पर्सपेक्टिव क्या है? तीसरा पर्सपेक्टिव है ऑब्वियसली एनर्जी रिसोर्सेज इन एशिया। हर एनर्जी वो है जो लाइफलाइन होती है इंडस्ट्रियलाइजेशन की। तो यहाँ से हमें समझ आता है कि एशिया के ऊपर पूरा का पूरा पावर बैलेंस शिफ्ट कर जाना था। तो इसको रोकने के लिए अमेरिका ने क्या किया? बेसिकली दे क्रिएटेड अ होल स्टोरी, और ये अभी शुरू नहीं हुई थी, ये 2023 में भी 23 में ही स्टार्ट हो गया था, जब हमास ने अटैक किया था कहाँ पर? इसराइल में। और उसके बाद इसराइल ने एक रिटालिएशन स्टार्ट की थी अगेंस्ट द पैलेस्टाइनियन कंट्री, पैलेस्टाइनियन पीपल, और उनकी जो है ओपन मर्डरिंग, इनोसेंट किलिंग स्टार्ट की थी।
ये प्लानिंग एंड प्लॉटिंग तभी से स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि उसके आउटकम में हम देखते हैं कि कभी न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मारा जा रहा है ईरान के, कभी ईरान पे इंडायरेक्टली अटैक किया जा रहा है, कभी ईरान और इजराइल वॉर में इन्वॉल्व हो रहे हैं। बट येस, राइट टाइम का वेट किया जा रहा था कि किस टाइम पे इसको फुल फ्लेज वॉर या फुल फ्लेज स्केल वॉर में कन्वर्ट किया जा सके, और उस टाइम पे किया जा सके जब पूरी की पूरी गल्फ स्टेट को भी हम इसमें एंगेज करें, और साथ ही साथ पूरा अगर मिडिल ईस्ट यहाँ पर या वेस्ट एशिया यहाँ पर एंगेज होता है तो इसका मतलब है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपका साउथ एशिया और बाकी सारे रीजन्स ऑफ एशिया भी इसमें एंगेज हो जाएंगे। इसके लिए उन्होंने बेटा 2026 तक का इंतजार किए और फाइनली इट हैपेंड। आप ये देख सकते हैं कि ईरान के वॉर के अंदर के आउटकम्स क्या हो रहे हैं, उनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। दे आर अटैकिंग ओमान, दे आर अटैकिंग कतर, दे आर अटैकिंग किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, कि जहाँ पर अमेरिकन एयर बेसिस मौजूद हैं। तो हो तो वही रहा है ना जो हमें नजर आ रहा है। ऑब्वियसली ये सब कुछ हो रहा है, गल्फ कंट्रीज में बाकायदा तौर पे अटैक किया जा रहा है और वो इंगेज हो गए हैं गल्फ कंट्रीज बाकायदा तौर पे इस सब चीज़ों में। साथ ही साथ मैं आपको बताती हूँ कि एनर्जी के कितने डेविस्टेटिंग इम्पैक्ट्स हैं। एनर्जी से जो कंट्रीज डिस्ट्रप्ट हुए हैं उसमें जापान, चाइना और इंडिया टॉप पर आएंगे, क्योंकि उनकी सारी की सारी डिपेंडेंसी, मैं ये नहीं कहूँगी ईरानियन ऑयल पे है, ईरान प्लस गल्फ ऑयल पे है। और क्योंकि पूरा गल्फ जो है वो वॉर में एंगेज हो गया है एंड सेकेंडली स्ट्रेट ऑफ हार्मोज ब्लॉक्ड हो गई है, तो वो जो पूरा एक्सपोर्ट कल्चर था जिसके थ्रू ऑयल एक्सपोर्ट होकर इन कंट्रीज तक पहुंचता था वो भी डिस्टर्ब हो गया। अब आते हैं एशियन टाइगर्स के ऊपर। एशियन टाइगर्स के अंदर ये बात याद रखेगा कि साउथ कोरिया इज ऑन टॉप नंबर जब हम इसके इफेक्ट होने की बात करेंगे ड्यू टू द क्लोजर ऑफ स्ट्रेट ऑफ हार्मोज और ड्यू टू दिस वेरी वॉर। सेकंड नंबर पे अगर बात करें तो दैट इज गोइंग टू बी सिंगापुर। सिंगापुर के बाद बाकी जो दो कंट्रीज हैं ताइवान और हांगकांग, इनके ऊपर इनडायरेक्ट इंपैक्ट्स आएंगे, बट यस इंपैक्ट आएंगे। इसका मतलब है एक वॉर के थ्रू उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरे के पूरे एशियन टाइगर्स की हेजमनी को डिस्टर्ब कर दिया। उन्होंने पूरे के पूरे एशियन टाइगर्स की जो डेवलपमेंट पेस है उसको डिस्टर्ब कर दिया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया कि चाइना और इंडिया की जो एक पेस है, जो एक डेवलपमेंट पेस है जिसकी वजह से एशिया के ऊपर जो है पावर बैलेंस शिफ्ट हो सकता है, उसको डिस्टर्ब करके रख दिया। चाइना इज लिटरली एट अ बोटलनेक सिचुएशन राइट नाउ। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जापान की जो पूरी की पूरी डेवलपमेंट थी, जो पूरा का पूरा उनका डेवलपमेंट पेस था, उसको डिस्टर्ब कर दिया। कट करने के बाद उनकी कौन सी सप्लाईज, एनर्जी सप्लाईज। और अमेरिका ने बड़ा कैलकुलेटेड प्ले किया। उनको ये पता था कि अगर हम अली खमेनाई, उनका सुप्रीम लीडर मारते हैं, उसकी असैसिनेशन करते हैं, तो रिएक्शन भी तो सवेर ही आएगा। रिएक्शन बहुत ज्यादा बेयर मिनिमम तो नहीं होना था कि ठीक है आपने उनका लीडर मर्डर कर दिया है और वो रिएक्ट ही ना करे। दिस इज नॉट पॉसिबल। एंड यहां तक बात खत्म नहीं होती है। अब अमेरिका किस चीज को टारगेट कर रहा है कॉन्टिन्यूसली, ईरान की जितनी भी आपकी ऑयल रिजर्व्स के प्लांट्स हैं, ऑयल रिफाइनरीज हैं, उनको बाकायदा बम्बार्ड किया जा रहा है बुरे तरीके से। एंड जहां तक बात खत्म नहीं होती है, उनको बम्बार्ड करने के अलावा जो है वो बेसिकली हम ये भी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अगर हम डीपर सेंस में इसको ऑब्जर्व करते हैं या देखते हैं तो हमें पता चलता है कि उनको बम्बार्ड करने का पर्पस क्या है, ताकि ईरान फ्यूचर में अपने रिवाइवल में बहुत टाइम दे। अब मैं ईरान के ऊपर कोर फोकस क्यों कर रही हूँ, बिकॉज ईरान इज बेसिकली हैविंग द वन ऑफ द चीपेस्ट एनर्जीज इन द वर्ल्ड। उनकी बहुत ज्यादा चीपेस्ट जो है वो एनर्जी रिसोर्सेस हैं, और अगर उनको इस तरह से डिस्टर्ब कर दिया जाता है और ये वॉर 6-8 मंथ्स तक कंटिन्यू रखी जाती है और ईरान के पूरे रिजर्व्स को जो है वो प्रॉपर्ली डिस्टर्ब कर दिया जाता है, तो उसके बाद भी अगर हम देखते हैं तो ये एशियन टाइगर्स जो 4 हैं और जो बाकी जापान, इंडिया, चाइना की मैं बात कर रही हूँ, ये अगर अपना रीरूट भी करते हैं और दूसरे कंट्रीज पे शिफ्ट भी करते हैं विच आर द गल्फ कंट्रीज, which is basically Qatar, which is basically Saudi, तो उनके एनर्जी रिसोर्सेज आर क्वाइट एक्सपेंसिव देन ईरान, क्योंकि दे वर हैविंग द स्टेबल इकोनॉमीज। तो दोनों सूरतों में हम देख रहे हैं कि एक तो ईरान की वॉर करने का पर्पस क्या था, एशियन सेंचुरी के ऊपर जो बैलेंस शिफ्ट होना था उसको सारा डिस्टर्ब करना, एशियन टाइगर्स को डैमेज करना, चाइना इंडिया की पेस को डैमेज करना, और साथ ही साथ जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि लॉन्गर पर्सपेक्टिव के अंदर ईरान की पूरी डिस्ट्रप्शन करना, ताकि ईरान जो अपना ऑयल चीपर बेचकर एक डेवलपमेंट में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर रहा था इन सारी स्टेट्स की, उसको कंट्रोल किया जा सके। और डेफिनेटली अगर वॉर से जो है बहुत लॉस होता है सऊदीया को और कतर को और कुवैत को और इन तमाम तर करेंसीज को, तो दे आर ऑब्वियसली आपका जो एनर्जी प्राइसेस है वो हाइकअप कर जाएंगी, बहुत हाइक करेंगी। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस वॉर के अब बहुत डीपर इंपैक्ट्स होने वाले हैं, एंड देयर इज नो डाउट इन दैट इस सब के पीछे ये जो बिब्लिकल वॉर, रिलीजियस वॉर, सो कॉल्ड आर्गुमेंट्स यूज की जा रहे हैं, इसके पीछे सिर्फ एक पर्पस है, दैट पावर बैलेंस शुड नॉट बी शिफ्टेड ऑन एशिया, पावर बैलेंस शुड रिमेन एंड should be limited to American hegemony only. That's the only purpose. Thank you so much.